बेंजामिन हैमिल्टन उर्फ सैंटा ने कैरोना पहुंचने के पहले 3 दिनों के भीतर ही अपने शहर से 800 से अधिक गुलामों और शरणार्थियों को इकट्ठा कर लिया था। चौथे दिन उसे योदन साम्राज्य के 9वें राजकुमार बारी मैक्लेन का एक अत्यंत आवश्यक संदेश मिला। 9वां राजकुमार एक दिलचस्प इंसान था। वो दयालु, सरल स्वभाव का, वफादार और मेहनती था। जब उसके सौतेले भाई बहन राजपद के लिए आपस में लड़ते थे तो उसका पूरा ध्यान केवल उन 2 छोटे शहरों को चलाने पर था जो उसके नियंत्रण में थे। उसके पिता राजा मैक्लेन की 6 पत्नियां और 2 रखेले थीं। इस तरह बारी के 23 भाई बहन थे। दरअसल उसका जन्म 8वें राजकुमार के 1 सप्ताह बाद हुआ था, जबकि 10वें और 11वें राजकुमार का जन्म उसके जन्म के 4 और 6 महीने बाद हुआ था। यानी 1 साल के भीतर राजा मैक्लेन ने दुनिया में 4 राजकुमारों और 1 राजकुमारी का स्वागत किया था। शाही हरम के कामकाज बहुत क्रूर थे। मुख्य आधिकारिक पत्नी हमेशा अपनी भावनाओं में बह जाती थी और जब भी मौका मिलता दूसरी पत्नियों और रखेलों को नियंत्रित करने की कोशिश करती थी। यदि उसने देखा कि उसके पति ने उसके अलावा किसी और का पक्ष लिया है तो वो उन्हें मारने या फंसाने की कोशिश करती थी। बारी की मां दुर्भाग्य से इन्हीं महिलाओं में से एक थीं। उनकी मां पूरे 1 सप्ताह तक राजा के कक्ष में रुकी रही, जिससे पहली पत्नी गुस्से में डूब गई। उसने तब बेवफाई की एक कहानी गढ़ी और उसकी मां के खिलाफ गवाही देने के लिए गवाह खरीदे। वहां 100 से अधिक गवाह थे। जाहिर है राजा उन पर विश्वास करेगा ही। मामला और भी खराब तब हुआ जब उसकी मां ने राजा के सामने कभी भीख नहीं मांगी, न खुद को छोटा दिखाया। उसने केवल एक वाक्य कहा और बस, मैं निर्दोष हूं, जो करना चाहते हो करो। बेहतर होता अगर वो चिल्लाती, भीख मांगती या रो रोकर बुरा हाल कर लेती, लेकिन जिस तरह से उसने ये कहा उससे राजा को डर लगने लगा कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं करती। लेकिन चूंकि वो पूरी राजधानी में हंसी का पात्र बन चुका था, इसलिए उसे सजा तो देनी ही थी। उसकी मां के पास कोई सबूत नहीं था। ये सैकड़ों लोगों के खिलाफ सिर्फ उसकी एक जुबान थी। यहां तक कि कुछ अन्य पत्नियों ने भी उसके खिलाफ गवाही दी थी। बहुत जल्दी राजा के मन से वे भावनाएं निकल गईं और गुस्से ने उसकी जगह ले ली। उसने सोचा, जब वो खुद बेवफाई करते हुए पकड़ी गई है तो वो गर्व से अभिनय करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? क्या उसने उसे मूर्ख समझा है? अपने सामने खड़ी अभिमानी महिला को देखते हुए उसने सजा के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। उसे शर्म की सैर या वॉक ऑफ शेम करनी होगी। अलग अलग साम्राज्यों के अलग अलग नियम थे। आर्यावर्त यानी आर्काडीना में बेवफाई करने वाले शाही लोगों को जीवन भर के लिए या जब तक उनके पति उन्हें माफ न कर दें तब तक जर्जर कमरों में बंद कर दिया जाता था। योदन में ये बहुत अलग था। महिलाओं को पूरी तरह से नग्न होकर एक लंबी दूरी तक पैदल चलना पड़ता था, जबकि उन पर खाना और पत्थर फेंके जाते थे। इस सैर के बाद उस महिला की शादी रद्द कर दी जाती थी। उस साल 9वां राजकुमार बारी 16 साल का हो चुका था और अपने शहरों को स्वतंत्र रूप से चलाता था। जैसे ही उसे अपनी मां की स्थिति की भनक लगी, वो राजधानी की ओर भागा और सीधे महल पहुंचा। उसने अपनी आहत लेकिन स्वाभिमानी मां को देखा और उसके दिल में गुस्सा उमड़ पड़ा। वास्तव में वो जानता था कि उसकी मां निर्दोष थी, लेकिन कभी कभी वो चाहता था कि वो कम से कम अन्य महिलाओं की तरह बात करे या रोए। इसके बजाय वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और सब कुछ अपने अंदर दबा लिया। उस मुस्कान ने बारी को तुरंत रुला दिया। वो उसे पूरे दिल से प्यार करता था और सोचता था कि अगर वो मजबूत बन गया तो वो आसानी से उसकी रक्षा कर पाएगा। लेकिन वो गलत था। उसने अपनी 9 साल की रोती हुई छोटी बहन को देखा और उसे कसकर अघेर लगाया। कल शादी रद्द होने का दिन था। अगली सुबह जल्दी उसने अपनी मां का हाथ पकड़ा और उन्हें सिंहासन कक्ष की ओर ले गया। पाइनो महाद्वीप के भीतर अलग अलग साम्राज्यों की अपनी अपनी मान्यताएं और अविश्वास थे। डेफरस साम्राज्य देवी सेरीना में विश्वास करता था। कहा जाता था कि उन्होंने ही सितारों, माओं और जमीन की रचना की है, इसलिए सभी शादियों का आशीर्वाद उनके मंत्रियों द्वारा दिया जाता था। आर्यावर्त यानी आर्काडीना के लोग अपने पूर्वजों की आत्माओं को देवता मानते थे। तेरीक साम्राज्य समुद्र देवता में विश्वास करता था। कैरोना प्रजनन के देवता में और योदन में वे किसी चीज में विश्वास नहीं करते थे। वे सोचते थे कि ये सब बकवास है। यदि भगवान होते तो वो कहाँ थे? सिंहासन कक्ष में पहुंचने पर राजा ने कुछ बकवास बातें कहीं और संक्षेप में उसने शादी रद्द कर दी और मां को वहां से निकाल दिया। राजा को अपने 9वें बेटे का नाम तक नहीं पता था। वो केवल पहले 5 बेटों से चिंतित था। उनमें से ही एक साम्राज्य का अगला शासक बनने वाला था। अभी तक उसने किसी को युवराज नहीं चुना था, क्योंकि वो चाहता था कि उसके बेटे खुद को साम्राज्य पर शासन करने के योग्य साबित करें। लेकिन इस फैसले ने उसके हरम को और भी घातक बना दिया और उसके बेटों और पत्नियों को एक दूसरे को मारने या हत्या करने की साजिश करने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि राजकुमारियां भी आपस में लड़ती थीं। उसके पिता ने उसकी ओर तब ठंडी नजर से देखा जब उसने अपनी मां के कंधों का सहारा लिया। बदले में उसने भी वैसी ही नजरें लौटाई। जैसे ही उनकी नजरें मिली, पहली पत्नी ने राजा के कानों में कुछ फुसफुसाया और बारी की ओर देखकर उपहास किया।
तुम्हें अपनी देखरेख में मौजूद सभी शूरवीरों को वापस करना होगा और एक साधारण शूरवीर के रूप में काम करना होगा। मैं तुम्हें अपनी विरासत के रूप में 50 सोने के सिक्के दूंगा। खुशकिस्मत समझो कि मेरे दिल में तुम्हें कुछ देने की इच्छा हुई। तुम चुन सकते हो कि तुम किस कस्बे में काम करना चाहते हो और मैं तुम्हें वहां तुरंत तैनात कर दूंगा। उसके पिता ने कहा। रानी नहीं चाहती थी कि उसके पास कोई शूरवीर रहे, क्योंकि उसे डर था कि वो अपनी माँ को दिए गए अपमान का बदला लेगा। लड़के की आंखों में चमक बहुत तेज थी। मौका मिलने पर वो निश्चित रूप से उसे मार डालता। मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरी एक और विनती भी है। मैं अपनी बहन को शाही पद से मुक्त करना चाहता हूँ और मैं वियना शहर में तैनात होना चुनता हूँ। उसने उत्तर दिया। अब जबकि उसकी माँ को भेज दिया गया था तो उसने अपनी छोटी बहन को महल में रखने की हिम्मत नहीं की। वे महिलाएं उसे गुलाम बना देती या बदतर अपना गुस्सा निकालने का साधन। उसके पिता ने निश्चित रूप से मंजूरी दे दी। वो 15 साल की 17वीं बहन थी। वो उसे जानते भी नहीं थे। परवाह करना तो दूर की बात थी। उन्होंने सोचा खिलाने के लिए एक मुंह कम हुआ। बारी ने वियना को इसलिए चुना क्योंकि जब से उसने उस क्षेत्र को चलाया था वहां हर कोई उसका परिवार और दोस्त बन गया था। उसे यकीन था कि वे लोग उसके साथ दयालु व्यवहार करेंगे और साम्राज्य के बहुत से लोगों के विपरीत वियना के लोग बहुत ईमानदार और शुद्ध थे। वे राजधानी से बहुत दूर रह रहे थे और राजशाही के काले पक्ष के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। वियना के लोग उसके लिए ताजी हवा के झोंके की तरह थे। ये 3 लोगों के परिवार के लिए एकदम सही जगह थी। उस समय वो रानी की आंखों में छिपी दुष्ट चमक को नोटिस करने में विफल रहा। अगर उसने उसे देख लिया होता तो वो आज इस मुसीबत में नहीं होता। जैसे ही सैंटा ने संदेश देखा वो जानता था कि उसे वियना की ओर भागना होगा। छोटे भाई लक्ष्य, ऐसा लगता है कि इस बार वो बहुत सारे उपहार लेकर आएगा, सैंटा ने मन ही मन सोचा। पिछले 1 सप्ताह से लक्ष्य प्रताप बड़ी बेसब्री से उन जहाजों का इंतजार कर रहा था जो मजदूरों यानी गुलामों को लेकर आने वाले थे। लक्ष्य ने इस समय का उपयोग नए उद्योगों के लिए और अधिक उपकरण बनाने में किया जो जल्द ही शुरू होने वाले थे। 3 और दिनों के इंतजार के बाद उसे सूचित किया गया कि 10 बड़े जहाज बंजरपुर की ओर बढ़ रहे हैं। सिस्टम की मदद से लक्ष्य ने पहचान लिया कि ये बेंजामिन यानी सैंटा के जहाज थे। लेकिन इतने सारे क्यों? वो आखिर सोच क्या रहा है? लक्ष्य ने मन ही मन सोचा। तट पर पहुंचकर लक्ष्य ने हमेशा मुस्कुराते रहने वाले सैंटा को देखा और असहाय महसूस किया। इस खुशमिजाज इंसान पर गुस्सा करना वाकई मुश्किल था। छोटे भाई, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। इतने समय तक तुम्हें ना देख पाने से मेरा दिल बेचैन था। छोटे भाई, उम्मीद है कि तुम मेरे देर से आने पर नाराज नहीं होगे। सैंटा खिलखिलाते हुए बोला। जहाज पर मौजूद हर कोई हैरान था। क्या ये वही राजा है? वो एक रईस व्यापारी से इस तरह भाई की तरह बात क्यों कर रहा है? बंजरपुर पहुंचने से पहले सैंटा ने उन्हें यहाँ की स्थिति समझा दी थी। उसने उन्हें आश्वासन दिया था कि इस नए स्वतंत्र क्षेत्र का राजा उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगा और उनकी सुरक्षा, आश्रय और भोजन की गारंटी दी थी। तट पर पहुंचकर सैंटा ने पूरी कहानी सुनाई कि वो अपने साथ 10 जहाज भरकर लोग क्यों लाया है। संक्षेप में बात यह थी कि जब नौवा राजकुमार बारी वियना पहुंचा तो पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1 महीने बाद शहर के भीतर अचानक हमले और हत्याएं होने लगीं। अगले महीने के अंत तक 96,000 लोगों में से 11,000 से अधिक लोग मारे गए थे। जब उन्होंने एक हमलावर को पकड़ा तो खुलासा हुआ कि योधन की रानी ने राजकुमार को मारने के लिए एवरग्रीन नाम के एक डाकुओं का समूह भेजा था। रानी चाहती थी कि राजकुमार की मौत डाकुओं के हमले में दिखाई दे ताकि उस पर शक न जाए, लेकिन राजकुमार और शहर के शूरवीरों ने बहादुरी से उनका मुकाबला किया और रानी की योजना विफल हो गई। रानी और भी बेचैन हो गई और उसने अपने गुप्त शूरवीरों और लगभग 23 गिरोहों, प्रत्येक गिरोह में 5,000 से अधिक लोगों को पूरे शहर को जलाने का आदेश दे दिया। शहर के मालिक को इस योजना की भनक लग गई और उसने राजकुमार को सूचित कर दिया। अगले 3 महीनों में हमला होने वाला था, इसलिए उन्होंने तुरंत वियना से लोगों को निकालना शुरू कर दिया। जब राजकुमार बारी ने यह खबर सुनी तो उसने सैंटा को भी पत्र भेजकर मदद मांगी। 2 महीनों के भीतर शहर के मालिक ने सभी रईसों और 71,650 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाल लिया था। बारी ने उन लोगों को पड़ोसी शहर में बसा दिया, जहां का शासक उसका मित्र था। उसके 4 दिन बाद सैंटा 10 विशाल जहाज़ों के साथ पहुंचा और बाकी बचे लोगों को लेकर बंजरपुर की ओर निकल पड़ा। ये कहानी सुनकर, जो किसी टीवी नाटक जैसी लग रही थी, लक्ष्य थोड़ा अचंभित रह गया। उसे बारी, उसके परिवार और उन लोगों के लिए दया महसूस हुई। मूल रूप से सैंटा द्वारा लाए गए 800 गुलामों के अलावा वियना से 13,350 लोग और आए थे, यानी कुल मिलाकर उन जहाज़ों पर 14,150 लोग थे। हालांकि लक्ष्य को उनके लिए दुख था, लेकिन उसके द्वारा बनाए गए मिट्टी के घर इतने लोगों के लिए पर्याप्त नहीं थे।
उसने फैसला किया कि वो उन्हें रहने के लिए ऊपरी क्षेत्र की एक खाली हवेली या इलाका दे देगा। उसने मध्य क्षेत्र के सबसे करीब वाली हवेली को चुना। बेशक राजकुमार और उसका परिवार महल में लक्ष्य के साथ रहेंगे, आखिर राजघराना तो राजघराना ही है। सैंटा ने लक्ष्य की ओर देखा और मुस्कुराया। चूंकि तुमने 3000 गुलामों के लिए भुगतान किया था, मैं बाकी 2200 और भेजूंगा। याद रखना, इस समूह में 800 गुलाम पहले से हैं। मैं तुमसे और कैसे मांग सकता हूं? तुम मुझे कैसा व्यक्ति समझते हो? तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लक्ष्य ने कहा। मैं जानता हूं कि तुम किस तरह के इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हें और गुलाम देने के लिए तैयार हूं। ये अच्छा होगा कि तुम उन्हें उनकी गुलामी से बचा सको। इन लोगों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। अगर वे तुम्हारे साथ रहेंगे तो मुझे पता है कि तुम हर संभव तरीके से उनकी मदद करोगे, सैंटा ने कहा। तुम सही कह रहे हो, मैं तुमसे सहमत हूं। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें तुम्हारी इस यात्रा का खर्च भी दूंगा, और अगर तुम्हें कभी ऐसे शरणार्थी या लोग मिले जिन्हें मदद की जरूरत हो तो उन्हें भी यहां भेज देना। पूरी बात समझने के बाद लक्ष्य ने 50 शूरवीरों को भेजकर सभी ओवरसीयरों, पर्यवेक्षकों, मेजर जनरलों, कप्तानों, अपनी माँ लक्ष्मी, ग्रेस, छोटे मोमो और मुख्य नौकरों को बुलाया। वो उनका परिचय यहाँ आए सभी लोगों से कराना चाहता था। जब सब पहुंच गए तो लक्ष्य ने उन्हें ऊंचाई वाले स्थान पर खड़ा कर दिया। साथ ही सैंटा ने सभी लोगों को रेतीले तट पर इकट्ठा किया। सिस्टम, क्या तुम मेरी आवाज को बढ़ा सकते हो? मैं चाहता हूं कि पीछे खड़े लोगों को भी मैं साफ साफ सुनाऊं और आगे वालों को ऐसा ना लगे कि मैं चिल्ला रहा हूं, लक्ष्य ने मन ही मन सोचा। होस्ट, हाँ मैं कर सकता हूं। इसकी लागत 4 BP प्रति घंटा होगी। इतना महंगा? क्या तुम मुझे लूट रहे हो? अगर होस्ट को लगता है कि यह महंगा है तो यह सिस्टम की समस्या नहीं है। क्या आप इसे खरीद रहे हैं या नहीं? लक्ष्य को सच में लगा कि यह सिस्टम थोड़ा ब्लैक बेलीड है। ठीक है, मैं इसे खरीदता हूं। 1 घंटे के लिए मेरे BP का उपयोग करो। अब एम्प्लीफाइड आवाज में लक्ष्य का भाषण। मेरे दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग असहाय और डरे हुए महसूस कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बंजरपुर आपके लिए एक सुरक्षित पनाहगाह होगा। आपने वियना में बहुत मेहनत की है और अपने दोस्तों और परिवारों की मौत देखी है। हाँ, मैं उन 5000 मासूमों की बात कर रहा हूं जो पहले हमले में मारे गए थे। उन धोखेबाज गिरोहों ने आप पर नर्क बरसाया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरी रियासत के भीतर मैं आपको एक नया जीवन और एक नया रास्ता दूंगा जिस पर आप गर्व से चल सकेंगे। चाहे आप कोरोना से आए गुलाम हो या वियना के नागरिक, आज से आप सभी मेरे मित्र और मेरा परिवार होंगे। आपका दर्द मेरा दर्द होगा और आपकी खुशी मेरी होगी। मुझे गुलामी शब्द से नफरत है। ये मेरे विश्वासों के खिलाफ है। इस धरती पर गुलामी जैसी कोई चीज नहीं है और कभी नहीं होगी। मेरी जमीन पर हर किसी को स्कूल जाना होगा और बच्चों को 14 साल की उम्र तक काम करने की अनुमति नहीं है। 14 साल के बाद वे अपनी पढ़ाई पूरी होने तक इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। समय के साथ आप बंजरपुर को समझने लगेंगे और इसे उतना ही प्यार करेंगे जितना मैं करता हूं। और अगर आपको यहाँ कोई समस्या हो तो आप मेरे पीछे खड़े इन लोगों से मदद ले सकते हैं। एक बार फिर से बंजरपुर में आपका स्वागत है। राजकुमार बारी, अब आप क्या करना चाहते हैं? सच तो ये है कि जब बारी ने लक्ष्य की ओर देखा तो उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे प्रतिक्रिया दे। आखिरकार ये उनकी पहली मुलाकात थी और लक्ष्य उससे उम्र में छोटा था, इसलिए वो बहुत उलझन में था कि उसे किस तरह संबोधित किया जाए। वो सोच रहा था कि क्या लक्ष्य को उससे खतरा महसूस होगा, क्योंकि वो भी कभी राजकुमार रहा था। बारी एक ईमानदार इंसान था जो कभी वो चीज़ नहीं लेता था जो उसकी नहीं थी। जब उसे कथित तौर पर शहर चलाने के लिए दिए गए थे तो उसके पिता ने नगर प्रमुखों को राजनीति और शासन संभालने दिया था, जबकि बारी ने केवल युद्ध कला और कड़ा प्रशिक्षण लिया था। 9वें राजकुमार के रूप में उसे इस तरह पाला गया था कि वो कभी शासक बनने का सपना भी न देखे। क्योंकि राजा अपने पहले 5 बेटों के अलावा किसी और को कोई शक्ति नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसने नगर प्रमुखों को अपने बेटों के साथ मिलकर शहर चलाने को कहा था। ये उन पर नजर रखने और जासूसी करने का सबसे अच्छा तरीका था। उन्हें रिपोर्ट देनी होती थी कि क्या कोई राजकुमार खुद राजा या उसके 5 बड़े बेटों को मारने की साजिश तो नहीं रच रहा। शुरुआत में नगर प्रमुख ने राजा के आदेशों का पालन किया, लेकिन जब उसने बारी को जाना तो उसकी राय बदल गई। उसके अनुसार बारी ने एक दिन के लिए भी सिंहासन के बारे में नहीं सोचा था, इसलिए रिपोर्ट करने के लिए कुछ था ही नहीं। धीरे धीरे बारी और उसके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। रानी अपने बेटों के अलावा किसी और को शासन नहीं करने देना चाहती थी, इसलिए उसने सुनिश्चित किया कि बारी और उसके अन्य भाइयों को केवल शूरवीरों के रूप में प्रशिक्षित किया जाए। उन्हें केवल सिंहासन के असली वारिस की सेवा करने के लिए तैयार किया गया था। वो महिला सायों में रहकर काम करती थी।
यदि किसी और बच्चे के पास ज्यादा जमीन या अनुयायी होते तो पक्का उसे मरना पड़ता। इन सब के कारण बारी को केवल तलवारबाजी का ही ज्ञान था। एक तरह से वो पुराने लक्ष्य जैसा ही था। पुराने लक्ष्य को भी साम्राज्य चलाने या शहर को नियंत्रित करने की कोई परवाह नहीं थी। वास्तव में उसे तो इस बात पर हैरानी थी कि उसके पिता ने उसे जमीन दी ही क्यों। उसने सोचा था कि 15 साल का होने पर वो अपनी माँ और लक्ष्मी के साथ किसी छोटे गांव में एक किसान बनकर रहेगा। जैसे ही बारी ने लक्ष्य को देखा, वो थोड़ा घबरा गया। अगर लक्ष्य ने उसे पसंद नहीं किया तो उसे अपने परिवार के साथ बंजरपुर से निकाल दिया जाएगा। उसके पास अब कोई घर नहीं था और उसे ठुकराए जाने का डर था। सच कहूं तो मैं एक शूरवीर बनना चाहता हूं, बारी ने घबराहट में जवाब दिया। लक्ष्य ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। तुम इतने अकड़े हुए क्यों हो? चूंकि तुम बेंजामिन के भाई हो तो तुम मेरे भी भाई हुए। लक्ष्य ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। उधर देखो बड़े भाई, तुम्हारी माँ पहले से ही मेरी माँ के साथ हंस बोल रही है। लक्ष्य ने बारी की माँ की ओर इशारा करते हुए कहा। बारी ने देखा और दंग रह गया। उसकी माँ केवल उसके या उसकी बहन के सामने ही हंसती थी। किसी ने, यहां तक कि राजा ने भी उन्हें कभी नहीं देखा था। बारी के चेहरे पर एक गहरी और गर्म मुस्कान आ गई। लगता है मैंने बेकार ही चिंता की, उसने सोचा। लक्ष्य ने उसे देखा और राहत की सांस ली। वो नहीं चाहता था कि बारी को कोई असुविधा हो। वो जानता था कि सांटा के व्यक्तित्व को देखते हुए केवल वास्तव में ईमानदार लोग ही उसके दोस्त हो सकते हैं। सांटा कभी किसी ऐसे व्यक्ति को बंजरपुर नहीं लाता जो लक्ष्य को नुकसान पहुंचाना चाहता हो। अगर ऐसी बात है तो एक बार जब तुम मेरी सेना में प्रशिक्षण पूरा कर लोगे तो मैं तुम्हें लूसियस, जो मेरे होने वाले पिता और तुम्हारे सेनापति हैं, के अधीन कप्तान बना दूंगा। इसके बाद लक्ष्य ने सांटा के एक जहाज को बहुत सारे फेल्ड्स्पार और अन्य दुर्लभ खनिजों से भर दिया। उसने उसे और भी ज्यादा चौक और पेंट के नमूने दिए। अंत में उसने सांटा से 12,20,000 सोने के सिक्के कमाए। 14,150 नए लोगों के आने से लक्ष्य के पास अपनी कई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए पर्याप्त मजदूर थे। लक्ष्य ने शूरवीरों की मदद से सभी से एक गोपनीयता समझौता, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करवाए, जिसमें कहा गया था कि अगले 20 सालों तक वो जो कुछ भी सीखेंगे उसे बंजरपुर से बाहर किसी के साथ साझा नहीं करेंगे। उसने नियम और सजाएं भी पढ़कर सुनाई। विशेष रूप से गोपनीयता भंग करने की सजा उस व्यक्ति और उसके पूरे परिवार की मौत थी। हर किसी ने मन ही मन कसम खाई कि वो जो कुछ भी सीखेंगे उसे अपने हृदय में दबा कर रखेंगे। वैसे भी वो किसी अन्य नबील पर भरोसा नहीं कर सकते थे। इस समूह में से 1600 लोगों ने शूरवीर बनने के लिए स्वेच्छा से हाथ उठाया और उन्हें बैरक्स में भेज दिया गया। लक्ष्य ने बारी और उसके परिवार को काम के बोझ से मुक्त रखा। भाग्यवतः वियना से आए कुछ लोग पहले से ही अपने पेशे में माहिर थे। इनमें 7 डॉक्टर, 14 नर्सें, 6 शिक्षक, 20 लोहार और बढ़ई, 9 कीमियागर और 3 लोग थे जो वियना के नगर प्रमुख के लिए सरकारी अधिकारी के रूप में काम करते थे। कुल मिलाकर 59 पेशेवर लोग थे। लक्ष्य ने यह भी देखा कि समूह में 0 से 14 वर्ष की आयु के 2127 बच्चे थे। वर्तमान में जब अधिक काम करते थे तो बच्चे स्कूल की एक इमारत में पूरा दिन बिताते थे। वे वहां खेलते, खाते और पढ़ाई करते थे। लक्ष्य ने इन बच्चों के लिए 28 देखभाल करने वाले नियुक्त किए थे, जैसे कोई किंडरगार्टन स्कूल हो। उन्हें उम्र के हिसाब से अलग अलग कमरों में बांटा गया था। लक्ष्य ने सुनिश्चित किया कि बच्चों के लिए खेलने, सोने और खाने का एक निश्चित समय हो। जब माता पिता काम खत्म करते तो वे अपने बच्चों को ले जाते। कई माता पिता ने इस प्रणाली की सराहना की क्योंकि इससे उन्हें बच्चों की चिंता किए बिना अपना काम करने का समय मिल गया। खासकर महिलाएं बहुत खुश और स्वतंत्र महसूस कर रही थीं। वे हमेशा घर पर रहती थीं, खाना बनाती थीं और बच्चों की देखभाल करती थीं, जबकि उनके पति बाहर जाते थे। अब वे भी काम कर रही थीं। डे केयर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता था। लक्ष्य को यकीन था कि अगर उसने ये सेवा बंद की तो शहर में दंगे हो जाएंगे। उसने खेल के मैदान में 10 लोहे के झूले भी बनवाए थे। अब जब 2127 और बच्चे जुड़ गए थे तो लक्ष्य ने एक और इमारत डे केयर के लिए जोड़ दी और 292 और देखभाल करने वाले नियुक्त किए। तो कुल मिलाकर अब बंजरपुर में 2428 बच्चे थे। इसके अलावा 369 बुजुर्ग लोग भी थे, 60 वर्ष से ऊपर। जब लक्ष्य ने उनसे पूछा कि वो क्या करना चाहते हैं तो उन सभी ने कहा कि वो घर पर रहकर अपने बच्चों के काम से लौटने का इंतजार करेंगे और घर की देखभाल करेंगे। लेकिन कुछ लोग भी ऐसे थे जिन्होंने लक्ष्य को वास्तव में हैरान किया। वहां 3 बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनकी उम्र लगभग 76 से 80 वर्ष के बीच रही होगी। उन्होंने कहा कि वे खदानों में काम करना चाहते हैं या फिर शिकारी या मछुआरा बनना चाहते हैं। उनके परिवार उनके पीछे खड़े थे और हैरानी की बात यह थी कि वे लक्ष्य की ओर क्षमा प्रार्थी नजरों से देख रहे थे। लक्ष्य को समझ नहीं आ रहा था कि वे उसे इस तरह क्यों देख रहे हैं, लेकिन इन बुजुर्गों से थोड़ी देर बात करने के बाद उसे उन नजरों का असली मतलब समझ में आ गया। तीनों का दावा था कि वे सांड जितने बलवान हैं।
एक का नाम विशाल था, जबकि बाकी दो हरमन और पैटस थे। बेशक लक्ष्य इन बुजुर्गों को खदानों में काम करने की अनुमति कभी नहीं देता जब तक कि उसे 99% यकीन न हो जाए कि वहां काम करने से उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और जब उसने उन तीनों की ओर देखा तो उसका ना कहने का फैसला और भी पक्का हो गया। लक्ष्य को सच में लगा कि अगर ये किसी तेज हवा वाले दिन बाहर खड़े हो जाएं तो हवा इन्हें उड़ा ले जाएगी। बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि हम कमजोर हैं? बूढ़े हरमन ने पूछा। क्या? पैटस ने हरमन से पूछा, क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसे हरमन की बात ठीक से सुनाई नहीं दी थी। उसने कहा कि हम कमजोर हैं, बूढ़े विशाल ने पैटस के कान में चिल्लाते हुए दोहराया। अब पैटस को बात समझ आई। क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमें कमजोर कहा? लक्ष्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। उसने कब कहा कि वे कमजोर हैं? क्या वे उसकी बातों को मरोड़ नहीं रहे थे? क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? बूढ़े पैटस ने विशाल की ओर इशारा करते हुए पूछा। मुझे खाक पता होगा, लक्ष्य ने सोचा। जैसे ही पैटस बोला, बूढ़े विशाल इधर उधर घूमने लगे जैसे किसी फोटोशूट के लिए पोज दे रहे हों। उन्होंने अपनी गैर मौजूद मांसपेशियों को सिकोड़कर दिखाना शुरू कर दिया। क्या तुम जानते हो ये कौन है? बूढ़े हरमन ने भी चिल्लाकर कहा। ये आदमी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। मेरा विचार इससे थोड़ा अलग है, मांसपेशियों का प्रदर्शन करते उस बूढ़े विशाल को देखकर सोचा। इस आदमी ने एक बार केवल एक उंगली से एक हत्यारे का मुकाबला किया था, एक असली हत्यारे का जो सबसे खतरनाक था। बूढ़े हरमन ने अपने हाथ हवा में लहराते हुए कहा। वो लड़ाई बहुत भयानक थी, मैं बता रहा हूं। इसने अपनी उंगली से तलवार के वार को रोका और उसी उंगली से उस आदमी का कान काट दिया। क्या तुम्हें लगता है कि हम किसी जादुई फिल्म वुक्सिया की दुनिया में हैं? ये सच है। उसने उंगली से कान काट दिया और दूसरी उंगली से उसे वापस भी जोड़ दिया, जबकि अपने दाएं पैर से वो आदमी के हमलों को रोक रहा था। बूढ़े पैटस ने कहा। यह जैविक रूप से नामुमकिन है। यही नहीं, ये इकलौता ऐसा इंसान है जिसने बिना किसी नाव के वियना से करोना महाद्वीप तक समुद्र तैरकर पार किया है। अगर ये सच होता तो इसके हाथ पैर अब तक गलकर गिल गए होते। इसने एक बार पूरे महल के आकार की मछली पकड़ी थी और उसे पीट पीट कर उसका कचूमर निकाल दिया था। बूढ़े हरमन ने कहा। वो शायद कोई व्हेल रही होगी और उसे घायल करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसने एक बार अपने दाएं हाथ से 5 विशाल पत्थरों से बाजीगरी की थी, जबकि बाएं हाथ से शराब पी रहा था। तुम क्या हो, सुपरमैन? लक्ष्य ने सोचा। बूढ़े विशाल ने लक्ष्य के चेहरे पर अविश्वास देखा और चिढ़ गए। ठीक है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं इसे साबित करूंगा। इससे पहले कि लक्ष्य या कोई शूरवीर उन्हें रोक पाते, बूढ़े विशाल ने अपने पास पड़े एक बड़े पत्थर को उठाने की कोशिश की। कड़क कड़क कड़क। साफ तौर पर वे बुरी तरह असफल रहे। मेरी कमर! तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि यह पत्थर भारी था? तुम धोखेबाज हो, बूढ़े विशाल ने दर्द से कराहते हुए कहा। लक्ष्य ने तुरंत दौड़कर उन्हें सहारा दिया। तो उसने धोखा दिया है ना? तुम इतनी खुलेआम बेईमानी कैसे कर सकते हो? बूढ़े हरमन चिल्लाए। क्या? उसने धोखा दिया? अब समझ में आया। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी इस छोटे से पत्थर से कैसे हार सकता है? बूढ़े पैटस ने जोर जोर से सिर हिलाते हुए कहा। इसमें मेरा धोखा कहां से आ गया? और छोटा पत्थर? ये पत्थर कम से कम 200 किलो का है भाई। लक्ष्य पीछे मुड़ा और देखा कि लूसियस और बाकी शूरवीर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। मैं दोबारा मुकाबला चाहता हूं। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बता रहा हूं। तुमने पक्का पत्थर को जमीन में कील से ठोंक दिया होगा और बेईमानी की है, बूढ़े विशाल ने कहा। बुजुर्ग आदमी, भले ही मेरे पास सिस्टम है, पर मैं उसे कभी किसी निष्पक्ष मुकाबले में इस्तेमाल नहीं करूंगा। और रुकिए, मैं कह क्या रहा हूं? यह मुकाबला कब शुरू हुआ? आपने अचानक ये सब शुरू किया और अब कह रहे हैं कि मैंने बेईमानी की है। देखिए, कोई नहीं कह रहा कि आप में से कोई भी कमजोर है। सच तो यह है कि मुझे लगता है कि आप सब बहुत ताकतवर हैं। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं? बूढ़े विशाल ने पूछा। बिल्कुल, लक्ष्य ने जवाब दिया। लक्ष्य सच में लाचार महसूस कर रहा था। वो उन्हें और क्या जवाब देता? बहुत अच्छे, बस ये याद रखना कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हूं, बूढ़े विशाल ने सिर हिलाते हुए कहा। अंत में लक्ष्य ने उन्हें बागवानी जैसा काम स्वीकार करने के लिए मना लिया। लक्ष्य बस ये चाहता था कि वे शाही बगीचे में झाड़ियों या टहनियों की काट-छांट करें। पहले तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि ये कमजोरों वाला काम है। लक्ष्य ने पिछले 25 मिनट उनकी तारीफ करने और उनके अहंकार को सहलाने में बिता दिए। इन बुजुर्गों ने उसे ऐसा महसूस करा दिया जैसे वो किसी बच्चे को पाल रहा हो। वे चाहते थे कि उन्हें पुचकारा जाए और लाड किया जाए। बाकी सब उसे महाराज कह रहे थे, लेकिन ये लोग उसे बच्चा या छोकरा कह रहे थे। साफ था कि वे जहां भी जाते थे ऐसा ही बर्ताव करते थे। लक्ष्य ने उस बड़े पत्थर को देखा और उसे वहां से हटाने का फैसला किया।
क्या पता कितने और बुजुर्ग उसे अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में वहां आए। उसने पत्थर को उठाया और जैसे ही वो पत्थर लेकर चलने लगा, वे तीनों बुजुर्ग जो जा रहे थे उन्होंने उसे पत्थर उठाते देख लिया और वापस उसकी ओर दौड़ पड़े। तो तुम्हें लगता है कि तुम हमसे बेहतर हो? तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? पत्थर इधर लाओ, मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूं। बुजुर्गों को अपनी ओर दौड़ता देख लक्ष्य अब पूरी तरह समझ गया था कि उनके परिवार उसे उस तरह की नजरों से क्यों देख रहे थे। अगला भाग, क्या लक्ष्य इन सुपरमैन बुजुर्गों से बच पाएगा? और बंजरपुर में सीमेंट के घर बनाने का काम कैसे शुरू होगा? क्या मैं अगला भाग शब्द दर शब्द जारी रखूं? उन बुजुर्गों से सफलतापूर्वक पीछा छुड़ाने के बाद लक्ष्य प्रताप ने अपना मूल्यांकन जारी रखा। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि 14,125 लोगों के समूह में से अब उसके पास 9,700 वयस्क हैं जो काम कर सकते थे। पिछले 100 स्वयंसेवकों को मिलाकर अब उसके पास कुल 9,800 मजदूर थे। लक्ष्य जल आपूर्ति, वाटर प्लांट, जल शोधन यंत्र, केंद्रीय हीटिंग और बिजली की व्यवस्था किए बिना घर बनाना शुरू नहीं करना चाहता था। उसने सोचा कि पाइपों को दीवारों और फर्श के भीतर से जोड़ना होगा। अगर वो घर बनाने के बाद ये सब करता तो उसे दीवारों और फर्श को तोड़ना पड़ता, जो कि दोहरी मेहनत होती। इसलिए उसने वास्तविक गृह निर्माण को 4 महीने बाद यानी सितंबर के लिए निर्धारित किया। कच्चे तेल का शोधन। लक्ष्य के लिए यह हिस्सा पहेली का सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा था। तेल से वो सिंथेटिक रबर बना सकता था, जिसका उपयोग टायर, पाइप इंसुलेशन और औजार बनाने में होता। साथ ही उसे अपनी मशीनों के लिए ईंधन की भी जरूरत थी। इंसानों के लिए उन विशाल भारी पाइपों को उठाना नामुमकिन था जिन्हें जमीन के अंदर बिछाना था। इसलिए उसे बुलडोजर और उत्खनक जैसी निर्माण मशीनों की जरूरत थी। सिस्टम, क्या तुम पास के भूमिगत कच्चे तेल के भंडार का पता लगा सकते हो? सिस्टम ने उत्तर दिया, मेजबान, एक भंडार समुद्र में तट से 7.4 किलोमीटर दूर है और दूसरा शहर की दीवार से 3 किलोमीटर बाहर हाईवे पर है। लक्ष्य को यह जवाब पसंद नहीं आए। उसके पास समुद्र में जाने के लिए ड्रिलिंग जहाज नहीं था और शहर के बाहर जाना जोखिम भरा था। तभी उसे एक विचार आया। सिस्टम, मैं चाहता हूं कि तुम उस तेल को मोड़कर सीधे निचले क्षेत्र में ले आओ। सिस्टम ने कहा, कोई समस्या नहीं। क्या आप इसे तेल के सोते के रूप में चाहते हैं या गहरे भूमिगत भंडार के रूप में? लक्ष्य ने सोते को चुना। कैलिफोर्निया की तरह यहां भी शुद्ध कच्चा तेल जमीन की सतह पर छोटे तालाबों के रूप में तैरने लगा। अब मजदूरों को ड्रिलिंग करने की जरूरत नहीं थी, वे बस लोहे की बाल्टियों और ड्रमों से तेल निकाल सकते थे। बशर्ते इस काम के लिए सिस्टम ने लक्ष्य से 280 टेक्निकल अंक यानी टीपी वसूल किए। शोधन प्रक्रिया। लक्ष्य ने सभी 9,800 मजदूरों की मदद से कीमिया उद्योग के भीतर एक हस्तचालित तेल शोधन इकाई तैयार की। 3 दिनों में सब कुछ तैयार हो गया। 3 ग्रेविटी टैंक, 5 डिस्टिलेशन कॉलम, स्टोरेज टैंक और हीटिंग सिस्टम। लक्ष्य और मुखिया लखन ने तेल को डिस्टिलेशन कॉलम की ओर बहते देखा। लखन की आंखें किसी जिज्ञासु बच्चे की तरह चमक रही थीं। जब से लक्ष्य ने उसे केमिस्ट्री का रास्ता दिखाया था, वो उसके पीछे ही पड़ गया था। लक्ष्य को यकीन था कि उसकी शादी वाले दिन भी लखन उससे ढेरों सवाल पूछेगा। अभी डिस्टिलेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है, मैं तुम्हें समझाता हूं, लक्ष्य ने कहा। एक कॉलम में 6 आउटलेट थे जिनसे अलग अलग तापमान पर भाप बनकर उत्पाद निकलते थे। पेट्रोलियम गैस, गैसोलीन यानी पेट्रोल, केरोसिन, मिट्टी का तेल, डीजल, स्नेहक ऑयल, फ्यूल ऑयल और अवशेष यानी तार, डामर। चूंकि लक्ष्य के पास अभी कूलिंग सिस्टम नहीं था, उसने स्टोरेज टैंक तक जाने वाले पाइपों को बहुत लंबा बनाया और उन्हें ठंडे समुद्री पानी से भरे एक बड़े कुंड से गुजारा। उसने समुद्री पानी में पारा यानी मरकरी मिलाया ताकि पाइपों के भीतर की गर्म भाप ठंडी होकर तरल में बदल जाए। लखन खुशी से उछल पड़ा। उसने डामर और डीजल के बारे में किताबों में पढ़ा था, पर अपनी आंखों से देखना एक अलग अनुभव था। उसके लिए लक्ष्य ज्ञान के देवता का दूत था। हफ्ता समाप्त होते होते लक्ष्य ने सफलतापूर्वक पेट्रोलियम तेल, ईंधन और डामर का पहला जत्था तैयार कर लिया। रिवरडेल शहर। रात का सन्नाटा था और पेड़ों के बीच हवाएं साएं साएं कर रही थीं। उसने काम स्वीकार कर लिया है। 2 सप्ताह के भीतर वो यहां पहुंच जाएगा, एक व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। बेहतरीन, दूसरे ने उत्तर दिया। जल्लाद डंबो बंजरपुर की ओर बढ़ रहा है। अगला पड़ाव, लक्ष्य का सीमेंट मिशन कैसे आगे बढ़ेगा और क्या बंजरपुर की नई सुरक्षा दीवार उस खतरनाक हत्यारे को रोक पाएगी? क्या आप कहानी का अगला भाग चाहते हैं? अगला दिन
आज का दिन सेना के नियमों और विनियमों को व्यवस्थित करने और सैन्य पदों को व्यवस्थित करने के लिए निर्धारित था। कुछ समय पहले लक्ष्य ने बच्चों की देखभाल करने वाली 20 महिलाओं की मदद ली थी। जब बच्चे सो रहे होते या अपनी कक्षाओं में होते, तब वे महिलाएं कपड़ों के रैंक वाले बैजेस सिलने में लक्ष्य की मदद करती थीं। लक्ष्य ने डिपार्टमेंट 4 से इन बैजेस के लिए बड़ी संख्या में सेफ्टी पिन्स बनाने को भी कहा था। एक हफ्ते पहले आए नए लोगों को अब एक उचित रैंक सिस्टम का पालन करना था। लक्ष्य ने पृथ्वी पर मौजूद आधुनिक सैन्य रैंक प्रणाली का ही पालन करने का फैसला किया। सबसे निचला पद प्राइवेट E1 रखा गया। सैनिकों को अगले पद पर पदोन्नत होने के लिए प्रत्येक ग्रेड में कम से कम 6 महीने बिताने होंगे। इस दौरान उनकी 3 शारीरिक और लिखित परीक्षाएं होंगी। जो पास होंगे वे 6 महीने बाद अगले ग्रेड में चले जाएंगे। उच्च पदों के लिए ये समय वर्षों का होगा। रैंकों का क्रम इस प्रकार था: नामांकित सैनिक 6 महीने में पदोन्नति, प्राइवेट E1 रंगरूट या नए भर्ती, प्राइवेट E2 प्राइवेट फर्स्ट क्लास E3, आर्मी स्पेशलिस्ट E4, कॉर्पोरल CPL, सार्जेंट SGT, स्टाफ सार्जेंट SSG, सार्जेंट फर्स्ट क्लास SFC, मास्टर सार्जेंट MSG, फर्स्ट सार्जेंट FSG, सार्जेंट मेजर SGM, कमांड सार्जेंट मेजर CSM, सेना के सार्जेंट मेजर SMA, वारंट ऑफिसर 1 साल में पदोन्नति, वारंट ऑफिसर 1 से चीफ वारंट ऑफिसर 5 तक, अधिकारी रैंक 2.5 साल में पदोन्नति, फर्स्ट लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, सेना के जनरल लूसियस। निश्चित रूप से लूसियस वर्तमान में सेना के जनरल थे। लक्ष्य ने इस युग के हिसाब से अनुभव को भी समायोजित किया। जो शूर मूल रूप से उसके साथ बंजरपुर आए थे, उन्हें वारंट ऑफिसर से शुरू किया गया, क्योंकि वे 7 साल की उम्र से प्रशिक्षण ले रहे थे और उनके पास 10 साल का अनुभव था। 1200 नए रंगरूटों में से केवल 300 पहले शूर थे। बाकी साधारण लोग थे जिन्होंने सेना के लिए स्वेच्छा हाथ उठाया था। इस 1 सप्ताह के भीतर नए रंगरूट मर्द और कुछ महिलाएं भी अपने चुनाव से बहुत खुश थे। उन्होंने साथ में पढ़ाई की, प्रशिक्षण लिया और आपसी मजबूत संबंध बनाए। जो पहले गुलाम थे, वे भी अब खुलकर बात करने लगे थे और हंसी मजाक करने लगे थे। सैन्य वातावरण उनके लिए वास्तव में सुंदर था। कई अनाथ थे, लेकिन अब वे साफ सुथरे और विशाल कमरों में रहते थे और अपने ब्रेक के दौरान बंजरपुर में खुशी खुशी घूमते थे। लक्ष्य चाहता था कि वे खुद को पुकारने का तरीका बदलें। वे बैरक में रहने वाले शूर नहीं, बल्कि सेना के सैनिक थे। पूरे सैन्य क्षेत्र में लक्ष्य ने लकड़ी के बोर्ड लगवाए थे, जिन पर पेंट से दिशा निर्देश लिखे थे: बंजरपुर सेना अस्पताल या बंजरपुर सेना प्रशिक्षण केंद्र। उसका मानना था कि जब वे इसे रोज देखेंगे तो ये उनके दिमाग में चिपक जाएगा और वे खुद को सैनिक समझने लगेंगे। उसने इस सैन्य किले को एक स्कूल की तरह बना दिया था, जहां वे युद्ध रणनीति, हथियारों का ज्ञान, शारीरिक प्रशिक्षण, निशानेबाजी और प्राथमिक उपचार की पढ़ाई करेंगे। लक्ष्य ने वारंट ऑफिसरों, अधिकारी रैंक के लोगों और लूसियस को लोहे की सीटियां दी ताकि वे सैनिकों को अनुशासित कर सकें। आज उसने बैजेस वितरित किए और एक बड़े नोटिस बोर्ड पर नियमों और विनियमों को पिन से लगा दिया। उसने कक्षाओं और फील्ड ट्रेनिंग के समय की सूची और नियमों के उल्लंघन की सजाएं भी लिख दीं। बोर्ड को गंदा होने से बचाने के लिए उसने कांच के फ्रेम से ढक दिया। वहां कुल 6 बड़े बोर्ड थे। पहला बोर्ड सैन्य नियम, विनियम और सजा का विवरण। दूसरा, तीसरा और चौथा बोर्ड सैनिकों के नाम और रैंक वर्णानुक्रम। तीसरा बोर्ड नवीनतम सैन्य समाचार और परीक्षा कार्यक्रम। चौथा बोर्ड पूरे सैन्य किले का एक विशाल मानचित्र। लक्ष्य ने सिस्टम को भुगतान करके एक विस्तृत रंगीन मानचित्र बनवाया था, जिसमें हर इमारत का नाम लिखा था। हर इमारत के अंदर भी मानचित्र लगाए गए थे ताकि कोई रास्ता न भटके। हर मंजिल को G, A, B, C नाम दिया गया था। सैनिकों को उनके मेजर जनरलों द्वारा मिनी मैप्स और कार्यक्रम दिए गए। किले में आसपास 27 बड़ी इमारतें थीं। सैनिकों को बैजेस दिए गए। ड्यूटी पर रहते समय बैजेस पहनना अनिवार्य था। सैनिकों के बैजेस हरे रंग के, वारंट ऑफिसरों के बैजेस नीले रंग के, अधिकारी रैंक लाल रंग के, लूसियस चांदी का बैज, सबसे उच्च अधिकारी। दिन समाप्त होने पर कुछ लोग अपनी रैंक और बैज को लेकर उत्साहित थे, तो कुछ किले की विशालता को देखकर रोमांचित थे। तभी ड्यूटी पर तैनात एक सैनिक 29 वर्षीय महिला को लक्ष्य के पास लाया। क्या समय हो गया है? हाँ मेरे राजा, महिला ने उत्तर दिया। जब से लक्ष्य ने डे केयर प्रणाली बनाई थी, वो सप्ताह में एक बार बच्चों से मिलने जरूर जाता था। वो उन्हें ऐसी कहानियां सुनाता था जो नैतिकता, करुणा, वफादारी और आशा जैसे बुनियादी मानवीय गुणों से भरी होती थीं। लक्ष्य को लगता था कि ये युग पूरी तरह से बकवास है। यहाँ नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं सिखाई जाती थी।
लोगों के लिए ताकत ही सब कुछ थी, लड़ना, मरना और मारना। लक्ष्य चाहता था कि लोग ऐसा तभी करें जब उनके पास कोई और विकल्प न बचे। वो नहीं चाहता था कि बच्चे सिर्फ इसलिए किसी की जान लें क्योंकि वो ऐसा कर सकते हैं। इस दुनिया के लोगों के लिए मौत एक आम बात थी। उसे लगता था कि अगर इस दुनिया के सत्ताधारियों को पृथ्वी पर भेज दिया जाए तो पक्का उन्हें पागल खाने में डालना पड़ेगा। यहां वफादारी तभी तक थी जब तक पैसा और ताकत साथ थे। हालांकि हर कोई बुरा नहीं था। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार राजधानी के पास होता था, जबकि बाहरी इलाकों के कस्बों में स्थिति फिर भी बेहतर थी। हर रईस राजधानी के करीब रहना चाहता था, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी पर लोग गांव को छोड़कर बड़े शहरों की ओर भागते हैं, जहां हिंसा और भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है। गांव के लोग सीधे साधे थे, अपने खेतों में काम करते और पड़ोसियों के प्रति दयालु रहते। इस लिहाज से पृथ्वी फिर भी एक स्वर्ग थी। वहां कम से कम हत्या और शारीरिक शोषण के खिलाफ कड़े कानून थे। यहां उसने देखा कि 13 साल के गुलाम बच्चों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार होता था। लक्ष्य ने देखभाल करने वालों को सख्त निर्देश दिए थे कि जिन बच्चों का शोषण हुआ है उनका खास ख्याल रखा जाए। उसे एहसास हुआ कि उन बच्चों के लिए अपनी जान की कोई कीमत नहीं थी। वे बिना रूह के खाली बर्तन जैसे हो गए थे। इसीलिए लक्ष्य ने मन ही मन ये प्रतिज्ञा की थी कि वो केवल गुलामों और शरणार्थियों को बंजरपुर में पनाह देगा और एक ऐसा स्वर्ग बनाएगा जिसे बड़े बड़े रईस भी नहीं बना सके। इमारत के सबसे बड़े कमरे में 4 से 14 साल के बच्चे इकट्ठा थे। वे पालथी मारकर बैठ गए और कहानी शुरू होने का इंतजार करने लगे। हजारों साल पहले चीन नाम के एक प्राचीन साम्राज्य में मुलान नाम की एक खूबसूरत युवती रहती थी। जैसे जैसे लक्ष्य कहानी सुनाता गया, बच्चे उदास हो गए, क्योंकि मुलान के बारे में भविष्यवाणी थी कि वो कभी दुल्हन नहीं बन पाएगी। जब उन्हें पता चला कि उसके बूढ़े पिता को फिर से युद्ध पर जाना होगा, तो वे और भी दुखी हो गए। लक्ष्य ने उनके चेहरे की बेचैनी देखी और मुस्कुराया। क्या आप जानते हैं उसने क्या किया? बच्चों ने सिर हिलाया और उत्सुकता से लक्ष्य की ओर झुक गए। उस रात उसने एक बहुत बड़ा फैसला किया, अब तक का सबसे बड़ा फैसला। बच्चे और पीछे खड़े देखभाल करने वाले भी सस्पेंस के मारे बेहाल हो रहे थे। लक्ष्य ने कहानी जारी रखी। अपने पूर्वजों से प्रार्थना करने के बाद उसने अपने पिता की पुरानी तलवार ली और अपने बाल काट लिए। फिर उसने अपने पिता के युद्ध वाले कपड़े पहने और एक पुरुष का वेश धारण कर लिया। कमरे में सबके मुंह खुले रह गए। इस युग में एक महिला के बाल उसकी सुंदरता और यौवन का प्रतीक थे। केवल शादीशुदा औरतें ही बाल काट सकती थीं। मुलान तो अभी कुमारी थी, अब उससे शादी कौन करेगा? ऊपर से एक लड़की का सेना में जाना। हालांकि वे जानते थे कि लक्ष्य ने अपनी सेना में महिलाओं को भर्ती किया है, फिर भी वे इस बात को पूरी तरह से पचा नहीं पा रहे थे। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, बच्चे कभी गुस्सा होते तो कभी रो पड़ते। गंदे हूण, बेचारी मुलान, कितनी बहादुर है, वाह, उसे पति भी मिल गया। लक्ष्य ने 2 घंटे बिताकर बच्चों को मुलान की पूरी कहानी सुनाई। चाची बृंदा, कृपया बैठिए, बच्चे कैसे हैं? एक बुजुर्ग महिला मुस्कुराते हुए लक्ष्य के बगल में बैठ गईं। वे मुखिया लोकनाथ की पत्नी थीं। पहली बार जब वो लक्ष्य से मिली थीं तो उसके बात करने के तरीके से हैरान रह गई थीं। वो हमेशा बड़ों को चाचा, चाची या दादाजी कहकर बुलाता था। इस दुनिया में सत्ता और पैसा ही वरिष्ठता तय करते थे, लेकिन लक्ष्य संस्कारों को महत्व देता था। वो असल में पृथ्वी का इंसान था और उसकी परवरिश उच्च नैतिक मूल्यों के साथ हुई थी। वो मुखिया लोकनाथ की पत्नी का अनादर कभी नहीं कर सकता था। महाराज, बच्चे बहुत तेजी से सीख रहे हैं। 7 साल की कक्षा वाले बच्चे पहाड़े सुना सकते हैं और अक्षर साफ साफ लिख लेते हैं। बहुत अच्छा। और नए लोगों का क्या हाल है? महाराज, हमने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। जो गुलाम आए थे अब वे पहले से बेहतर दिखने लगे हैं। वे अब मुस्कुराते हैं और धीरे धीरे घुल मिल रहे हैं। जल्द ही उन्हें यकीन हो जाएगा कि वे यहां सुरक्षित है। लक्ष्य मुस्कुराया। आप सब ने बहुत मेहनत की है। ये हमारा कर्तव्य है महाराज, उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा। ओ हाँ, मैं निचले क्षेत्र में वापस जा रहा हूं। क्या आप चाहती हैं कि मैं मुखिया लोकनाथ को कुछ दे दूं? बृंदा की आंखें चमक उठीं। वे तुरंत रसोई की ओर भागी और खाने की एक टोकरी ले आईं। महाराज, कष्ट के लिए क्षमा करें, ये उनका दोपहर का भोजन है। लक्ष्य को ताज़ा सिकी हुई रोटियों और सब्जी की सौंधी खुशबू आई। शादीशुदा होना कितना अच्छा होता है ना चाची? ही। बृंदा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। महाराज, आप मुझे इस तरह क्यों चिढ़ाते हैं महाराज? उन्होंने कमर पर हाथ रखकर कहा।
लक्ष्य खिलखिलाया और दरवाजे से बाहर तेजी से निकल गया। सच में ये बच्चा भी ना, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी नज़रों में लक्ष्य अभी भी 15 साल का बच्चा था, जिसे कभी-कभी हालात के कारण सख्त होना पड़ता था। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और सोचा, समय बदल गया है। योधन साम्राज्य, कड़कड़ाहट, कांच टूटने की आवाज। मिट्टी का एक नक्काशीदार गुलदस्ता फर्श पर दे मारा गया, जो घुटनों के बल बैठे 5 कांपते हुए आदमियों के बिल्कुल पास जाकर फूटा। उनके दिलों में उनके सामने खड़ी ये महिला साक्षात यमराज का अवतार थी। तुम नीच मूर्खों, वे कहाँ हैं? किसी ने जवाब नहीं दिया। सब डर के मारे जमीन की ओर देख रहे थे। उसने एक सेब उठाया और उनकी ओर फेंक कर मारा। जवाब दो, सत्यानाश हो तुम्हारा, वो चिल्लाई। मेरी रानी, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन क्या सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा? जवाब दो, वो फिर दहाड़ी। वे आदमी समझ नहीं पा रहे थे कि बोलें या नहीं। अगर बोलते तो वो पागल हो जाती, और अगर नहीं बोलते तो भी वो पागल ही रहती। मेरी रानी, हम बस इतना पक्का कर पाए हैं कि वे एक जहाज पर साम्राज्य छोड़कर चले गए हैं। हमारे जासूस अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक अन्य आदमी ने कहा। तो तुम्हारा मतलब है कि ये मेरी गलती है? तुम्हारी इतनी हिम्मत? उसने गुस्से में कहा और तेजी से एक तलवार उठाकर उस आदमी का बायां हाथ काट दिया। खचाक। अच्छा हुआ, बेकार आदमियों को हाथों की जरूरत नहीं होती, उसने ठंडे स्वर में कहा। वो असल में उसका सिर काटना चाहती थी, लेकिन जब उस आदमी ने तलवार को आते देखा तो वो अपने हाथ ऊपर करके पीछे की ओर झुक गया और उसका बायां हाथ सफाई से कट गया। सिर कटने से तो हाथ कटना ही बेहतर है, उसने सोचा। उस आदमी को जानलेवा दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने आवाज की तो ये पागल रानी न केवल उसे बल्कि उसके पूरे परिवार को मार डालेगी। उसने अपने हाथों पर लगे खून को देखा और वो और भी ज्यादा चिढ़ गई। जैसे ही वो अपनी भड़ास दूसरे आदमी पर निकालने वाली थी, एक दासी अंदर आई और उसके दाहिने कान में कुछ फुसफुसाया। उसने तलवार पटक दी और धीरे से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। राजा आ रहे थे। तुम सब जा सकते हो, पिछले दरवाजे का इस्तेमाल करो। उन आदमियों ने मन ही मन उस व्यक्ति को दुआएं दी जिसने उनकी जान बचा ली थी, और वे जल्दी से फर्श से उठ खड़े हुए। और जैसे ही वे जाने वाले थे, उस चुड़ैल ने फिर टोका। रुको, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। पहरेदारों, इन आदमियों को काल कोठरी में ले जाओ और इन्हें तब तक तड़पाओ जब तक इनकी मौत न हो जाए। मुझे यकीन है कि ये मेरे पति के दुश्मनों के जासूस हैं। रानी का आदेश साफ था। राजा के दुश्मनों के जासूस होने का बहाना बनाकर इन बेगुनाहों को तिल तिल कर मार डालो। जो आदमी पहले घुटनों के बल बैठे थे, उन्होंने विरोध तक नहीं किया। उनके चेहरों का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। जैसे ही उन्हें घसीटकर बाहर ले जाया गया, रानी के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। बस कुछ ही समय की बात है। बंजरपुर में पिछले 1 सप्ताह और 5 दिनों से लक्ष्य प्रताप 4 अलग अलग समूहों के बीच दौड़ भाग कर रहा था। गुलामों और शरणार्थियों के जो समूह आए थे, उनमें से लक्ष्य ने काम का बंटवारा इस तरह किया था। 1000 लोग लकड़ी काटने के लिए, 1200 लोग रबर उत्पादन के लिए, 1200 लोग पाइप उत्पादन के लिए, 6000 लोग खुदाई करने वाली मशीनों, एक्सकवेटर्स और ट्रेंचर बनाने के लिए, 800 लोग इन भारी मशीनों के लिए ईंधन आधारित बिजली प्रणाली बनाने के लिए। लकड़ी काटने वाले समूह का काम था पेड़ों को गिराना और अलग अलग आकार की तख्तियां बनाना। लक्ष्य ने देखा था कि जब भी किसी को लकड़ी चाहिए होती, वे पेड़ काटने निकल पड़ते। इससे सबका समय बर्बाद होता था। उसे हर विभाग के लिए तैयार तख्तियां चाहिए थीं। उसने सबसे पहले मजदूरों को 2 आदमी वाली आरी का इस्तेमाल करना सिखाया। उसने और कृष्णा ने, नए पर्यवेक्षक ने, मिलकर एक पेड़ गिराया और उसे सफाई से काटा। पाइप बनाने के उद्योग में लक्ष्य ने उन्हें बड़े और विशाल पाइप बनाने का निर्देश दिया। ये पाइप पूरे शहर में पानी और सीवरेज ले जाने के काम आएंगे। उसे स्टील के पाइप, ढलवे लोहे के पाइप और पीवीसी पाइप की जरूरत थी। लक्ष्य ने एक समूह को भारी निर्माण मशीनें बनाना सिखाया। चूंकि वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, उसने मजदूरों को केबल बनाना और मशीनों के लिए बिजली की व्यवस्था करना भी सिखाया। उन्होंने सबसे पहले एक ट्रेंचर बनाई। जब ये बनकर तैयार हो गई तो लक्ष्य ने सभी टीमों को इसे देखने के लिए बुलाया। उसने टायर जोड़े, बिजली के तार जोड़े और इंजन में ईंधन डाला। वर्र वर्र, सब दंग रह गए। ये जीवित है, ये जीवित है। हा, क्या तुमने देखा? ये बिना घोड़े के चल रही है। मजदूर लक्ष्य की प्रतिभा के कायल हो गए। वे भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि वे बंजरपुर आए हैं। लक्ष्य ने उस मशीन को चलाकर दिखाया। जैसे ही उसने गियर खींचा, मशीन ने चलते चलते जमीन खोदना शुरू कर दिया।
ये जमीन के अंदर पाइप और केबल बिछाने के लिए एकदम सही थी। हे भगवान, देखो ये चलते चलते कैसे मिट्टी खोद रही है, कितनी दिव्य गाड़ी है। और इस तरह दिन का अंत हुआ। रात का आसमान गहरा और रहस्यमय था। इसकी काली सुंदरता और सौम्यता पूरी दुनिया में फैल गई थी। सितारों का काफिला आसमान को घेर लिया था। ये सोने का सबसे बड़ा संकेत था। लक्ष्य अपने बिस्तर पर लेटा ही था कि नींद की आगोश में जाने लगा। उसे आराम की सख्त जरूरत थी। लेकिन जैसे ही लक्ष्य सपनों की दुनिया में उड़ने ही वाला था, उस मीठी गर्माहट में खलल पड़ा। घुसपैठिए की चेतावनी, घुसपैठिए की चेतावनी। क्या रात के 11:30 बज रहे हैं? इस वक्त यहां कौन आ सकता है? और वे फाटकों से कितनी दूर हैं? मेजबान को सूचित किया जाता है कि घुसपैठिया बहुत सारे हथियारों से लैस है और मारने के इरादे से भरा हुआ है। उसने अभी अभी अपना घोड़ा फाटक से 2 किलोमीटर दूर छोड़ दिया है और वो 26 मिनट के भीतर बंजरपुर की सीमा पर पहुंच जाएगा। तो ये एक हत्यारा है। जल्लाद डंबो पिछले कुछ हफ्तों से बहुत चिढ़ा हुआ था। एक शीर्ष स्तर के हत्यारे के रूप में उसके शिकार हमेशा महत्वपूर्ण मंत्री, रईस, खूंखार गिरोह या शूरवीर होते थे। लेकिन उसे एक कमजोर और बेदखल बच्चे को मारने के लिए भेजना, जिसके पास 400 शूरवीर भी नहीं थे, ये उसके अपमान की पराकाष्ठा थी। यहां तक कि उन्होंने उस छोटे छोकरे के सिर के लिए भारी रकम चुकाई थी। या तो उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, या ये उनका पहला हत्या का अनुरोध है। कम से कम डंबो ने यही सोचा था। वे उसे समझते क्या थे? वो साम्राज्य का 5वां सबसे बड़ा हत्यारा था। लाखों में से 5वां। उसे एक पूर्व हत्यारे द्वारा प्रशिक्षित और पाला गया था। वो मारने, तड़पाने और लोगों को खत्म करने के सारे दांव पेंच जानता था। वो अपने किसी भी मिशन में कभी असफल नहीं हुआ था। एक छोटे से शहर के नगर प्रमुख ने उसे बुलाकर इस तरह अपमानित करने की हिम्मत कैसे की? ये एक हत्यारे के रूप में उसे मिला सबसे बड़ा अपमान था। उसका नियम था कि वो केवल चुनौतीपूर्ण और खतरनाक मिशन ही स्वीकार करेगा। भला ये मिशन खतरनाक कैसे था? उसे यहां पहुंचने में करीब 2 महीने लग गए। उसने लक्ष्य प्रताप को अपनी नजरों में रत्ती भर भी अहमियत नहीं दी थी। इसलिए उसने तय किया था कि वो किसी गश्ती गार्ड को मारकर उसके कपड़े पहन लेगा और चुपके से बंजरपुर में घुस जाएगा। लेकिन डंबो को यह नहीं पता था कि जमींदार रॉजर्स की नजरों में यह मिशन जानलेवा था। अगर राजा को पता चल गया कि उसने बंजरपुर में क्या किया है, तो उसके और उसके परिवार के लिए केवल मौत बची थी। डंबो ने मन ही मन तय कर लिया था कि लक्ष्य को मारने के बाद वो नगर प्रमुख शैनन और जमींदार रॉजर्स को भी मार डालेगा। ये उनके लिए सजा थी, क्योंकि उन्होंने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी। उसे दी गई जानकारी के अनुसार बंजरपुर में उसके लिए कोई संभावित खतरा नहीं था। उसने सुना था कि यहाँ के सैनिक साम्राज्य में सबसे बेकार हैं और लक्ष्य प्रताप बीमारी से बिस्तर पर पड़ा है। कई लोगों ने गवाही दी थी कि जब वो राजधानी से निकला था तो उसका रंग इतना पीला और नीला था कि मौत उसे पुकार रही थी। उसकी जानकारी के अनुसार एकमात्र खतरा कमांडर लूसियस हो सकते थे। कोई नहीं जानता था कि कमांडर ने राजधानी में अपना पद क्यों छोड़ा। कुछ का दावा था कि वो लक्ष्य के सगे पिता हैं, जबकि अन्य का कहना था कि उन्हें लक्ष्य की मां के साथ संबंधों के कारण निकाला गया था। कुल मिलाकर इस मिशन के बारे में वो जो कुछ भी जानता था, उसने उसे बहुत गुस्सा दिला रखा था। ये सब उसे बहुत उबाऊ लग रहा था। कितना समय बर्बाद हो रहा है, उसने सोचा। डंबो जंगल के किनारे किनारे बड़ी सावधानी से चल रहा था, क्योंकि वो जंगल के ज्यादा अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये मजेदार होता अगर मिशन के दौरान अचानक जंगली जानवर उस पर हमला कर देते। मैदान तक पहुंचने में अब केवल 7 मिनट बचे थे। फाटक के सामने एक विशाल खाली मैदान था, जो किसी फुटबॉल के मैदान जैसा दिखता था। जंगल उस मैदान के बाद शुरू होता था। चूंकि रात बहुत गहरी और काली थी, डंबो ने योजना बनाई थी कि वो मैदान में रेंगते हुए गश्ती गार्डों में से किसी एक के करीब पहुंचेगा और फिर अपना वार करेगा। अचानक सट 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 पीछे से 3 खंजरों ने उस पर हमला किया। अपने प्रशिक्षण के कारण वो खंजरों से निकलने वाली मारने की मंशा को आसानी से महसूस कर सकता था। उसने फुर्ती से पहले 2 खंजरों से खुद को बचाया, लेकिन आखिरी वाला उसके बाएं कूल्हे पर जा लगा। आह! उसे उस तरह से बचने पर पछतावा हुआ। अब वो बैठेगा कैसे? और आखिर उस पर हमला किसने किया? फिर से उसने सुना कि 50 से कम नहीं, बल्कि बहुत सारे हथियार हर तरफ से सीधे उसकी ओर आ रहे थे। वो दंग रह गया। क्या उस निर्वासित राजकुमार के पीछे कोई बहुत शक्तिशाली ताकत थी? डंबो ने उनसे बचने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 12 से ज्यादा चाकुओं ने उसके शरीर को बुरी तरह छलनी कर दिया। कौन हो तुम? डंबो ने पूछा। मैं कौन हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि तुम मेरा शिकार छीनने की कोशिश कर रहे हो। जब डंबो ने यह सुना तो वो चकित रह गया और उसे इस बात पर गुस्सा आया कि उन बेवकूफ रईसों ने वास्तव में किसी और को भी काम पर रखा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और काश वो उन्हें गला घोंटकर मार सकता। उसने मन ही मन कसम खाई कि अगर वो यहां से बच निकला तो वो उन्हें मार देगा और उनकी कब्रों पर नाचेगा।
लक्ष्य प्रताप बिस्तर पर लेटे हुए सिस्टम के माध्यम से बात कर रहा था। डंबो ने उस आवाज की दिशा ढूंढने की कोशिश की और जब उसे लगा कि उसने आवाज पकड़ ली है तो उसने उस ओर चाकू फेंके। लक्ष्य ने तुरंत घायल होने का नाटक किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घुटने और कमर पर वार करने की? लक्ष्य ने कराहते हुए अभिनय किया। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, डंबो ने हंसते हुए कहा। सत्यानाश हो तुम्हारा। मैं तुम्हारी जान बख्शता हूं और ये मिशन तुम्हारे हवाले करता हूं। उम्मीद है कि हमारा रास्ता दोबारा कभी न टकराएगा, वरना मैं अपना बदला जरूर लूंगा। लक्ष्य ने बुरी तरह घायल होने का ढोंग किया। वो अपने इस अभिनय के लिए खुद को कोई बड़ा पुरस्कार देना चाहता था। जैसे ही डंबो का ध्यान शायों में छिपे उस आदमी पर केंद्रित हुआ, वो अपने जूतों के पास धीरे धीरे हिलते हुई पेड़ की टहनियों को महसूस नहीं कर पाया। जब उसने अंत में हिलने की कोशिश की तो उसे लगा कि किसी चीज ने उसका पैर पकड़ लिया है। वो जितना जोर से खींचता, वे बेलें उतनी ही मजबूती से उसे जकड़ लेती और अंत में उसका पूरा शरीर बेलों से ढक गया। 45 मिनट के संघर्ष के बाद उसके दिल में डर बैठ गया और उसने चिल्लाने का फैसला किया। जिस गति से वो पौधा उसका गला घोंट रहा था और उसे बांध रहा था, वो बहुत डरावना था। किसी कमजोर या बलवान इंसान के हाथों मरना फिर भी ठीक था, लेकिन एक पौधे के हाथों, एक हत्यारे के रूप में वो इस तरह की मौत कैसे स्वीकार कर सकता था? कम से कम अगर वो पकड़ा जाता तो भागने का तो कोई मौका होता। 45 मिनट बाद जोश ने लक्ष्य के कमरे का दरवाजा खटखटाया। मेरे राजा, हमने एक हत्यारे को पकड़ लिया है। लक्ष्य प्रताप ने पहले खुद हत्यारे से मुकाबला इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसके लिए यह समझाना बहुत मुश्किल हो जाता कि उसे हमले की खबर पहले से कैसे मिली। अगर वो सिस्टम का इस्तेमाल करके जादुई तरीके से फाटकों के बाहर पहुंच जाता तो वो उन पहरेदारों को क्या जवाब देता जो दिन रात फाटकों की सुरक्षा कर रहे थे। ये सब बहुत झंझट भरा काम था। लक्ष्य के महल की कालकोठरी। क्या तुम इन बेलों को मेरे शरीर से हटाओगे नहीं? डंबो ने चिढ़े हुए और घमंडी स्वर में पूछा। लक्ष्य ने उसकी ओर देखा और लूसियस के कान में कुछ फुसफुसाया। लूसियस थोड़े उलझन में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वही किया जो उन्हें बताया गया था। डंबो को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वो उसे किस तरह की यातना देंगे। उसे तोड़ना इतना आसान नहीं था। एक हत्यारे के रूप में प्रशिक्षण के दौरान उसके गुरु ने उसे रोजाना प्रताड़ित किया था ताकि उसे दर्द की आदत हो जाए। उसने सोचा कि लक्ष्य जैसा बेकार छोकरा भला यातना के बारे में क्या जानता होगा। लक्ष्य जानता था कि वो क्या सोच रहा है। हर यातना में कोड़े मारना या मुक्के बरसाना जरूरी नहीं होता। डंबो जैसे आदमी के लिए शारीरिक दर्द तो मुस्कुराहट की बात थी। जैसे ही लूसियस सामान लेकर आए, लक्ष्य ने सावधानी से डंबो के कपड़े काट दिए, केवल उन बेलों को बचाते हुए जो उसके टखनों और हाथों पर लिपटी थी। फिर लक्ष्य ने उसके शरीर पर तेल लगाया और चारों तरफ नमक छिड़क दिया। इसके बाद उसने डंबो के पैरों को नमक के पानी में डुबो दिया। लूसियस, बारी, मेजर जनरल और यहाँ तक कि खुद हत्यारा डंबो भी उलझन में थे। क्या वो इसे पकाने की योजना बना रहा था? ये किस तरह की यातना थी? दरअसल पृथ्वी पर लक्ष्य विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ रहा था तो उसे एक दिलचस्प तथ्य पता चला था। 17वीं शताब्दी में यूरोप और चीन में गुदगुदी वाली यातना का आविष्कार हुआ था। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी नाजी गार्डों द्वारा इसका इस्तेमाल करने की बात सामने आई थी। लक्ष्य खुद इस तरीके की प्रभावशीलता का परीक्षण करना चाहता था। 3 मिनट बाद कैप्टन त्रे 4 बकरियां लेकर आए। जैसे ही बकरियां अंदर आईं, वे तुरंत डंबो की ओर दौड़ी और उसे आक्रामक तरीके से चाटने लगी। चप चप चप, बकरियों के चाटने की आवाज। यातना शुरू होने के 12 मिनट बाद डंबो अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से हंसते हुए रोने लगा। लगातार हंसने से शरीर में रक्त प्रवाह रुक सकता है, कार्डियक अरेस्ट या ऑक्सीजन की कमी, अस्फिक्सिया हो सकती है। डंबो को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उसका पूरा शरीर दर्द से तड़पने लगा। प्लीज प्लीज रुक जाओ, मैं बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो। डंबो रोते हुए भीख मांगने लगा। कमरे में मौजूद हर कोई हैरान था। क्या ये वाकई इतना दर्दनाक था? वो तो ऐसे हंस रहा था जैसे उसकी जान निकल रही हो। दूसरी ओर डंबो ने कसम खाई कि मौका मिलते ही वो लक्ष्य को मार डालेगा। ये अपमान उसके लिए असहनीय था। लक्ष्य ने उसकी मारने की मंशा को महसूस किया और मुस्कुराया। उसने सैनिकों से बकरियों को हटाने को कहा और डंबो के करीब गया। बोलो, वे कौन है? पहले मुझे आजाद करो, फिर बताऊंगा। डंबो ने हांफते हुए कहा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे कौन मारना चाहता है? क्या वो जमींदार नहीं था? लक्ष्य ने पासा फेंका। सच तो ये था कि लक्ष्य को कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन स्थिति का विश्लेषण करने के बाद उसने अपने शाही परिवार को शक के दायरे से बाहर कर दिया था। जहर देने के बाद वे उसे मरा हुआ ही मान रहे होंगे और राजधानी से यहाँ तक हत्यारा भेजना उनके लिए समय और पैसे की बर्बादी होती। वे उसे कीड़ा मकोड़ा समझते थे। उसे यकीन था कि ये किसी जमींदार का ही काम है, क्योंकि यहाँ से जाते समय राजा ने नगर प्रमुख को वापस बुला लिया था और केवल जमींदार ही लालच के कारण ऐसा कर सकते थे। लक्ष्य बस डंबो की प्रतिक्रिया देख रहा था। डंबो चौंक गया। उसने लक्ष्य की आंखों में देखा और उसे लगा कि ये छोकरा वास्तव में
अपने दुश्मनों को जानता है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि सायों के पीछे से वो किसके साथ मिलकर काम कर रहा है। अगर तुम मुझे खोलने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। बाकी सबको लगा कि उसे खोलना एक बुरा आइडिया है। लक्ष्य मुस्कुराया, आगे बढ़ा और उसे खोल दिया। जैसे ही वो मुक्त हुआ, उसने अपने नंगे हाथों से लक्ष्य की गर्दन तोड़ने की कोशिश की। लक्ष्य ने फुर्ती से अपनी कमर से चाकू निकाला और तुरंत डंबो के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर वार किया। डंबो वहीं जम गया और लक्ष्य ने एक ही झटके में उसका गला काट दिया। 1 मिनट से भी कम समय में डंबो का खेल खत्म। सब लक्ष्य को फटी आंखों से देख रहे थे। महाराज, क्या आप वाकई जानते थे कि वो कौन था? गैरी ने पूछा। नहीं, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता था। मेरा परिवार बहुत घमंडी है और वे मुझ पर हत्यारा यूज करने के लिए इतना नहीं गिरेंगे। वे अभी भी सोचते हैं कि मैं बीमार हूं, इसीलिए केवल पुराने जमींदार ही ऐसा कर सकते हैं। लेकिन क्यों महाराज? हम तो उनसे कभी मिले भी नहीं। त्रे ने पूछा। लालच। मेरा अंदाजा है कि वे अभी भी खदानों से पैसा कमाना चाहते हैं। लूसियस ने कहा। हमें कुछ लोगों को भेजकर उसका घोड़ा और सामान ढूंढना चाहिए। बेहतरीन, मैं भी यही कहने वाला था। आज रात आप सब ने बहुत अच्छा काम किया। अब बकरियों को खुला छोड़ दो ताकि वे अपना भोजन जारी रखें, यानी नमक चाटना, और जब वे अपना काम कर लें तो इस लाश को ठिकाने लगा देना। सब दंग रह गए। वो मर चुका था, फिर भी लक्ष्य उसकी लाश के साथ इस तरह का अपमान होने दे रहा था। जो कोई भी मेरी जान, मेरे परिवार, मेरे दोस्तों और मेरे लोगों के पीछे आएगा, उसे कभी माफ नहीं किया जाएगा। मैं अपने दुश्मनों को मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्य ने एक भयानक और डरावनी आवाज में कहा। सैनिकों को उन लोगों पर तरस आने लगा जिन्होंने महाराज लक्ष्य प्रताप को उकसाने की कोशिश की थी। उनका राजा अपनों के लिए जितना दयालु था, दुश्मनों के लिए उतना ही खूंखार। लेकिन लक्ष्य के इसी अंदाज ने सैनिकों का भरोसा और मजबूत कर दिया। वे गर्व से उसकी ओर देखने लगे। उनका राजा किसी महान सम्राट से कम नहीं था, यही उनका असली राजा था। इससे पहले लक्ष्य प्रताप ने सभी नए मजदूरों को निर्माण उद्योग में तैनात किया था। उसने मन बना लिया था कि सांता द्वारा लाए जाने वाले गुलामों के अगले जत्थे को अन्य 2 उद्योगों में भेजा जाएगा। लेकिन फिलहाल उसे उन लोगों की जरूरत थी जो निर्माण कार्य कर सकें। आज वो सिंथेटिक रबर बनाना चाहता था। हर हफ्ते लक्ष्य को खदानों में काम करने वाले मजदूरों का प्राथमिक उपचार करना पड़ता था। भले ही उसने उनके लिए पटरियों पर चलने वाली खदान गाड़ियां बना दी थीं, फिर भी उन्हें चोटें लगती रहती थीं। जब वे भारी पत्थरों को उठाकर गाड़ी में लादते थे तो अक्सर पत्थर उनके पैरों पर गिर जाते थे। यहां तक कि इस युग के काम करने वाले दस्ताने भी बेकार थे। वे हथेलियों पर लगने वाली चोटों को केवल 60% ही रोक पाते थे। मजदूर अपनी हथेलियों पर बहुत सारा कपड़ा लपेटते थे और फिर उसके ऊपर पतले दस्ताने पहनते थे। भला उससे क्या होता? इसीलिए लक्ष्य ने सबसे पहले सुरक्षा के बारे में सोचा। रबर का निर्माण इसी दिशा में एक कदम था। पृथ्वी पर 90% उत्पादों में रबर होता है। साइकिल के हैंडल से लेकर घरों और पाइपों के इंसुलेशन, स्कूल की मोहरें और यहां तक कि टूथब्रश भी रबर से बनते हैं। वो लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों को बिना दस्तानों या सुरक्षा उपकरणों के काम करने देने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अभी तक उन्होंने किसी संक्षारक पदार्थ को नहीं छुआ था, पर भविष्य में क्या वो उनकी त्वचा को जलने देता? उसे रबर के भारी जूते, दस्ताने, कान के मफ, आंखों के कवच और हेलमेट बनाने की जरूरत थी। लक्ष्य का मानना था कि सुरक्षा उपकरणों के बिना एक उन्नत साम्राज्य बनाना असंभव है। सत्यानाश हो इस सोच का। ये कोई जादुई उपन्यास वुक्सी नहीं था। ये असली लोग थे जो कभी भी मर सकते थे। इसके अलावा पहले यहां कोई डॉक्टर या नर्स उपलब्ध नहीं थी। लोग बस घावों को पानी से धोकर कपड़े के टुकड़े से बांध लेते थे। लक्ष्य ने इंडस्ट्री नर्स की जिम्मेदारी संभाली थी। अब जब उसके पास 7 डॉक्टर और 14 नर्सें थीं, तो उसने हर डॉक्टर के साथ 2 नर्सें तैनात कर दी। उसने डॉक्टरों को अलग अलग केंद्रों पर भेजा। 3 निचले क्षेत्र के उद्योगों के लिए, 1 सेना के लिए, 1 स्कूल के लिए और 2 एक नई हवेली में रहेंगे जिसे लक्ष्य ने अस्पताल के रूप में घोषित किया था। जब वे ड्यूटी पर होते तो वे लक्ष्य द्वारा दी गई रसायन विज्ञान और गणित की पाठ्य पुस्तकें पढ़ते थे। लक्ष्य चाहता था कि वे पदार्थ और अभिक्रियाओं जैसी चीजों को समझें। चिकित्सा में भी रबर, आयन और रासायनिक संतुलन का बहुत महत्व है। मानव शरीर में एक साथ 100 से अधिक रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। वे चयापचय और दवाओं के निर्माण के पीछे के विज्ञान को समझना ही होगा। वो उन्हें जीव विज्ञान की किताबें देने से पहले तैयार कर रहा था। भले ही सिस्टम उसे आज ही इनाम दे दे, लक्ष्य उन्हें तब तक कुछ नहीं सिखाएगा जब तक वे आधारभूत ज्ञान हासिल ना कर लें। दूसरे विभागों में लोग काम करते करते सीख सकते थे, लेकिन ये क्षेत्र मानव जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ा था। तिवारी, क्या सभी उपकरण और बर्तन बन गए हैं? लक्ष्य ने तिवारी को ये बर्तन बनाने के लिए कहे 1 सप्ताह और 3 दिन बीत गए थे। जी महाराज, सब तैयार है। बहुत अच्छा। विभाग 4 के 1200 नए मजदूरों को बुलाओ और उन्हें पेट्रोलियम तेल से पहला टैंक भरने को कहो। एक बार जब टैंक भर गया तो लक्ष्य ने प्रक्रिया शुरू की।
लक्ष्य और मजदूरों ने पेट्रोलियम तेल, कोयले और विलायक हेक्सेन के मिश्रण को परिष्कृत किया। उन्होंने अशुद्धियों को दूर करने के लिए सामग्री को 3 स्तंभों से गुजारा, फिर उन्हें एक उत्प्रेरक के साथ मिलाकर परिष्कृत किया गया और अंत में सिंथेटिक रबर तैयार हुआ। तिवारी और मजदूर उस सफेद दूधिया पदार्थ को देखकर हैरान थे। तिवारी, ये सभी 2000 मजदूर यहीं रहकर ये उत्पाद बनाएंगे। लक्ष्य ने ढेर सारे कागजात तिवारी को सौंप दिए। अलग अलग रबर उत्पादों के लिए अलग अलग रसायनों की जरूरत थी। लक्ष्य ने दूधिया लेवरी रबर के स्टोरेज टैंक को 5 आउटलेट पाइपों से जोड़ा, जो रबर विभाग के अलग अलग केंद्रों तक जाते थे। उसने सबसे कठिन उत्पाद से शुरुआत की, रबर के टायर, विशेषकर निर्माण मशीनों के टायर। उसने वाल्व खोला और तरल रबर को टैंक में लिया। फिर उसने उसमें सिलिका और कार्बन ब्लैक जैसे तत्व मिलाए। उसने एक स्टीम वाटर मिक्सर टैंक बनाया था, जो पानी को ईंधन के रूप में उपयोग करके सामग्री को हिलाता था। मिक्सर के ब्लेड अंडे फेंटने वाली मशीन जैसे थे। जब मिश्रण एक समान हो गया तो लक्ष्य ने उसे दूसरे बॉयलर टैंक में भेजा। विलायक के वाष्पित होने पर रबर के छोटे छोटे दाने बनने लगे, जो फलियों के आकार के थे। फिर इन्हें छानकर स्टीम कंप्रेसर में सुखाया गया। अब रबर चावल के नर्म गोलों जैसा लगता था। लक्ष्य ने मजदूरों से इसके बंडल बनवाए। फिर उसने एक बंडल निकाला, उसे दोबारा गर्म किया और रसायनों का उपयोग करके उसे पूरी तरह से वल्कनाइज कर दिया। टायर का सांचा बनाकर उसने उसमें रबर डाला और 4 घंटे तक ठंडा होने दिया। उस दौरान उसने उन्हें अन्य रबर सामग्री बनाना सिखाया। दिन के अंत तक लक्ष्य ने 4 जोड़ी दस्ताने, 1 जोड़ी रबर के जूते और एक विशाल टायर बना लिया था। अब वो सुरक्षा के साथ अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा सकता था। करी ने अपने सबसे भरोसेमंद शूरवीर किलियन से पत्र लिया और उसे धीरे धीरे खोला। काले बालों वाला वो शूरवीर उसके बगल में खड़ा रहा और आगे के निर्देशों का इंतजार करने लगा। करी ने दस्तावेज को देखा और मुस्कुराई। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। करी एली की सगी बहन थी। वो और उसकी मां अपने भाई को युवराज बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थीं। उसे राजधानी में एक विशाल हवेली दी गई थी और 5000 शूरवीर उसके अधीन थे। हाल ही में उसके सौतेले भाई अपने पिता पर दबाव डाल रहे थे कि एली की जगह उनमें से किसी एक को चुना जाए। वो अपनी बहन के साथ भी गुप्त रूप से लड़ रही थी। वो चुड़ैल बहुत चालाक थी। जेनेट, जब से उसे याद है, उसकी सबसे बड़ी दुश्मन रही है। वो लड़की अपने पिता के सामने करी की बुराई करती और सफेद कमल की तरह मासूम बनकर सहानुभूति बटोरती। सबको हमेशा यही लगता था कि करी ही जेनेट को परेशान करती है। उस चुड़ैल ने पूरे साम्राज्य के सामने करी को एक खलनायिका बना दिया था। जेनेट उसकी दूसरी सौतेली मां की बेटी थी। पहली पत्नी की बेटी होने के नाते करी के पास जेनेट से ज्यादा अधिकार और विशेषाधिकार थे। इसी वजह से दोनों के बीच सत्ता का संघर्ष चलता रहता था। और अब उस चुड़ैल ने एली को मारने के लिए अपने अन्य सौतेली भाई बहनों से हाथ मिला लिया था। जब उसके भाई ने उसे हत्या के प्रयास और जेनेट की अचानक मुलाकात के बारे में बताया तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उनकी इतनी हिम्मत! चूंकि वे चीजों को मुश्किल बनाना चाहते थे तो वो भी उनके साथ खेल खेलेगी। क्या वो खलनायिका नहीं थी? इस मामले में अब समय आ गया था कि वो अपनी भूमिका निभाए ताकि उन्हें निराश ना होना पड़े। किलियन, जी राजकुमारी, चलो अपने प्यारे मंत्रियों से मिले, चले। करी अपने गार्डों के पीछे पीछे अपनी हवेली की कालकोठरी में दाखिल हुई। वहां 2 बुरी तरह घायल आदमी थे जिन्हें जंजीरों से बांधकर खींचा रखा गया था। ये वे मंत्री थे जो कुंवर और जयराज का समर्थन कर रहे थे। इन्हें जगाओ, उसने कहा। किलियन और एक अन्य गार्ड ने ठंडे पानी की लोहे की बाल्टियां ली और उनके चेहरे पर दे मारी। छपाक! पानी उनके चेहरे पर लगा और वे तुरंत जाग गए। आह! वे आदमी चिल्लाए। शूरवीरों ने उन्हें बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया जब तक कि उनके मुंह से खून नहीं निकल गया। मेरे प्यारे मंत्रियों, क्या आपको पता है कि आपने मेरे लिए कितनी मुसीबत खड़ी की है? क्या आपको पता है कि लोगों का मुंह बंद करने के लिए मैंने कितना पैसा खोया है? क्या आपको पता है? वो चिल्लाई और उन पर लोहे की एक बड़ी छड़ से वार करने लगी। पैंग पैंग! आह! प्लीज रुक जाओ, हम अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, एक मंत्री चिल्लाया। जब करी ने अपनी छड़ घुमाई तो वो गलती से उसके संवेदनशील अंगों पर जा लगी। ये ऐसा दर्द था जिसका सामना किसी भी पुरुष को नहीं करना चाहिए। जायराज जाए भाड़ में, वो बस अब जिंदा रहना चाहता था। कायर, बस इतना ही और तुमने हार मान ली? क्या तुम मर्द हो? दूसरे मंत्री ने हाँफते हुए कहा। करी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। उसने धीरे से अपनी छड़ नीचे रखी और उसके पास गई। फिर उसने अपनी हथेलियों से उसकी ठुड्डी पकड़ी और उसे सहलाया। तुम्हारे जैसे आदमी दुर्लभ है। तुम वफादार, मजबूत और बहुत बहुत मर्दाना हो। अफसोस कि तुमने गलत पक्ष चुना। किलियन, औजार लाओ। करी दूसरे के पास गई और मुस्कुराई। वो सही कह रहा था, बस इतना ही और तुम अपने राजकुमार का साथ छोड़ना चाहते हो। तुम्हें पता है,
मुझे सबसे ज्यादा नफरत कायरों से है। उस आदमी का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था और वो पत्ते की तरह कांप रहा था। मुझे तुम्हें मारने में मजा आएगा, उसने अपने चेहरे पर एक मादक मुस्कान के साथ कहा। जब सब कुछ लाया गया तो उसने एक एक करके उनकी उंगलियां और पैर के अंगूठे काटने शुरू कर दिए। आह, प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, रुक जाओ, पहला आदमी चिल्लाया। उसके चेहरे पर आंसू, गंदगी और स्वेट था, सचमुच दयनीय। ईमानदारी से कहूं तो करी दूसरे की प्रशंसा करती थी। चाहे उसने कुछ भी किया, उसने एक आवाज तक नहीं निकाली। अफसोस कि वो दुश्मन था। बाद में उसने हाथ पैर उखड़ दिए। इस बिंदु पर पहले आदमी की मौत हो गई। दर्द उसके लिए असहनीय था और उसका दिल बैठ गया। अपने आखिरी क्षणों में उसने केवल अपनी पत्नी और बेटे के बारे में सोचा। दूसरा आदमी अभी भी जिंदा था, लेकिन मुश्किल से टिका हुआ था। जब करी आखिरकार उसका सिर काटने वाली थी तो उसने अपनी बची हुई सारी थूक इकट्ठी की और उसकी आंखों पर थूक दिया। थू, नरक में जा चुड़ैल, वो चिल्लाई और आखिरकार उसका सिर काट दिया। वो कमबख्त, करी ने सोचा। करी ने खुद को साफ किया और कालकोठरी से बाहर निकल गई। वापस जाते समय एक युवा शूरवीर उसकी ओर दौड़ा और उसे सलाम किया। मेरी प्रांशकुमारी, वो आ गया है। अच्छा, रास्ता दिखाओ। एक बार जब करी अपने सभाकक्ष में पहुंची तो उसकी मुलाकात एक नकाबपोश आदमी से हुई जिसने लाल रंग का मुखौटा पहन रखा था। लाल मुखौटा केवल उसकी आंखों को ढकता था, जिससे उसका बाकी चेहरा सबके देखने के लिए खुला था। वो आदमी फिलहाल भोजन और शराब का आनंद ले रहा था। देर से आने के लिए मैं माफी चाहती हूं, श्रीकाल। मुझे उम्मीद है कि आप इसे बुरा नहीं मानेंगे, करी ने झुकते हुए कहा। काल, जैसा कि वो साम्राज्य में जाना जाता था, आर्यव्रत का नंबर 1 कुशल हत्यारा था। उसका कौशल और प्रसिद्धि अन्य साम्राज्यों के लोगों तक भी फैली हुई थी। कोई बात नहीं प्रांशकुमारी, आखिरकार आप भी काफी व्यस्त थीं। क्या ये आपका पहला मौका था? करी दंग रह गई और हैरान। बहुत समय हो गया था जब किसी में उसकी वफादारी मांगने की हिम्मत हुई थी। प्रांशकुमारी, मुझे उम्मीद है कि आप जानती होंगी कि मेरी सेवाएं सस्ती नहीं हैं, और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं कभी उबाऊ काम स्वीकार नहीं करता, उसने अपने चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान के साथ कहा। मुझ पर भरोसा करो, मुझे पता है जो भी आपकी कीमत है या आपको जो कुछ भी चाहिए, मैं गारंटी देती हूं कि वो पूरा किया जाएगा। रही बात उबाऊ होने की, है, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा रोमांच मिलेगा। काल ने उसे देखा और मुस्कुराया। कितनी दिलचस्प छोटी लड़की है। क्या आप जानना चाहेंगे कि कहानी में आगे क्या होता है? तो जुड़े रहिए हमारे साथ।